सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों के दार्शनिक आधार। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचार में नंबर 1 पे पढ़ेंगे राजनीतिक यथार्थवाद विश्वास, नंबर 2 पे है स्वाधीनता के पुजारी, नंबर 3 पे है सामाजिक और आर्थिक संघर्ष के पक्षधर, नंबर 4 पे है समाजवाद के समर्थक, नंबर 5 पे है राजनीतिक कार्यक्रम और नंबर 6 पे रहे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों के दार्शनिक आधार। तो सुभाष चंद्र बोस कर्मयोगी थे। वे उस भांति के दार्शनिक नहीं थे जिस भांति के मार्क्स तथा हॉब्स थे। उन पर विवेकानंद तथा अरविंद की रचनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद के इस कथन ने उनको बहुत प्रभावित किया। अपने मोक्ष के लिए संसार का हित कीजिए। विवेकानंद के साहित्य को पढ़ने से उनके मन में जो नैतिक असामंजस्य था वह समाप्त हो गया। स्वयं सुभाष बाबू ने अपनी मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, मेरे मन में 2 प्रकार के संशय थे। एक सांसारिक जीवन की ओर मेरे मन में आकर्षण आता था, लेकिन मेरी आत्मा उसके विरुद्ध विद्रोह करती थी। एवं दूसरा, मेरे मन में भोग की चेतना पैदा होने लगी जो कि प्राकृतिक थी, लेकिन मेरी आत्मा उसे अनैतिक मानती थी। इस समय मैं मेरे मन को दिशा देने का काम स्वामी विवेकानंद के साहित्य ने किया है। मातृभूमि की सेवा का पहला मंत्र मुझे स्वामी विवेकानंद से ही प्राप्त हुआ है या उनके विचारों से ही प्राप्त हुआ है। सुभाष बाबू आगे लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़कर मैं उनके गुरु रामकृष्ण के प्रति आकृष्ट हुआ हूँ और उनके विचारों ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला है कि जब तक वासना और लोभ दोनों को मनुष्य नहीं छोड़ता तब तक वह आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं बनता। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर सुभाष ने सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के प्रति भी विद्रोह कर दिया। अरविंद घोष उस समय भारतीय जनजीवन के महान नेता थे। वे राजनेता के साथ साथ रहस्यवादी परमयोगी भी थे। अरविंद के इस भाषण का सुभाष बाबू पर विशेष प्रभाव पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग बड़े बने, बड़े अपने लिए नहीं लेकिन भारत को महान बनाने के लिए, ताकि दुनिया के राष्ट्रों में भारत का सिर ऊंचा करके खड़ा रह सके। हम लोग काम करें ताकि भारत समृद्धशाली हो। हम लोग दुख झेलें ताकि भारत सुखी हो सके। सुभाष चंद्र बोस ने ईश्वर में आस्था थी, किंतु वे विश्व को माया मानकर त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। सुभाष ने रामकृष्ण तथा विवेकानंद के प्रभाव में आकर विश्व को के मायावादी दृष्टिकोण का जो खंडन किया है, वह आर्या में अरविंद की रचनाओं को पढ़ने से भी पुष्ट हो गया है। सुभाष चंद्र बोस ने माया के सिद्धांतों का खंडन किया और विश्व की वास्तविकता को स्वीकार किया। उन्होंने क्रमिक विकास के सिद्धांतों में विश्वास था। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक कार्यक्रम। अब राजनीतिक कार्यक्रम। अपनी युवावस्था में सुभाष वेदांत दर्शन के प्रशासक थे, किंतु धीरे धीरे सामाजिक तथा राजनीतिक यथार्थवादी बन गए। लोकमान्य तिलक की भांति वे भी कर्म के समर्थक थे। प्रगति की धारणा में उनका विश्वास था। उनका तर्क था कि प्राकृतिक जगत और इतिहास के अवलोकन से ही यही सिद्ध होता है कि विश्व प्रगति की ओर उन्मुख है। हमारी अंत प्रज्ञा भी यही कहती है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। शक्ति को उन्होंने सम्मान दिया और यह माना कि शक्तिशाली की आवाज़ में ही वास्तविक दम होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में उन्होंने विचार व्यक्त किया कि
अतिशय हिंसा देश के पराभव के लिए उत्तरदायी थी। भौतिक राजनीतिक क्षेत्र में भारत के पतन का कारण उन्होंने भाग्य और अति प्राकृतिक शक्तियों में अत्यधिक विश्वास को बताया है। सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं। राजनीतिक यथार्थवाद में विश्वास। नंबर 1 पे क्या है? राजनीतिक यथार्थवाद में विश्वास। मतलब इसमें है सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक यथार्थवाद से अनुप्रमाणित थे। उन्होंने एक आध्यात्मिक आदर्शवादी के यव में अपना जीवन आरंभ किया और अंत में राजनीतिक यथार्थवादी बन गए। उन्होंने गांधी की तरह ही राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात कभी नहीं कही। वे गांधीवादी राजनीति विचारों तथा कार्यपद्धति के आलोचक थे। उन्होंने राजनीति और नैतिक प्रश्नों को मिलाना एवं धार्मिक तथा राजनीतिक मामलों को मिश्रित करना पसंद न था। यथार्थवादी होने के कारण सुभाष चंद्र बोस सौदेबाजी में विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में राजनीति को राजनीति की तरह लिया और लिखा भी है। राजनीतिक सौदेबाजी का रहस्य यह है कि आप जितने शक्तिशाली हैं उससे अधिक शक्तिशाली जान पड़ें। सुभाष को विनम्रता और गिड़गिड़ाने की भाषा पसंद नहीं थी। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की नम्रता और डुलमुल भाषा उन्हें पसंद नहीं आई। उनका विचार था कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को राजनीतिक शक्ति के स्वर में बोलना चाहिए था। यदि गांधी स्टालिन, मुसोलिन अथवा हिटलर की भाषा बोलते तो ब्रिटिश सत्ता उनकी बात को समझती और श्रद्धा से अपना सिर झुका लेती। अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए सुभाष तथा देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए सैनिक अभियान चलाकर अपने विचारों को साकार कर दिखाया। एक राजनीतिक यथार्थवादी के रूप में सुभाष ने इस बात को भाप लिया कि राष्ट्र निर्माण केवल बातों से नहीं होता, बल्कि उसके लिए भारी त्याग और कष्ट सहने की आवश्यकता है। सुभाष का कहना था कि राष्ट्र के पुनः निर्माण का वास्तविक कार्य तभी संपन्न हो सकता है जब लोग हेम्डन और क्रॉमवेल जैसा अविचल आदर्शवाद हो। उन्होंने विवेकानंद के इस कथन को दोहराया कि बिना त्याग के स्वतंत्रता से साक्षात्कार नहीं हो सकता। उनकी दृढ़ धारणा थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए घोरतम कष्ट उठाने पड़ेंगे। वे यह भी मानते थे कि स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए महान नैतिक तैयारियों की आवश्यकता है। फिर क्वेश्चन इसमें दूसरा है, स्वाधीनता के पुजारी। सुभाष पूर्ण स्वाधीनता की उपासक थे। उन्हें भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य की धारणा पसंद नहीं थी। इस कारण वे नेहरू रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने 1929 के कांग्रेस प्रस्ताव पर उन्होंने इसी शर्त पर हस्ताक्षर किए कि यदि अंग्रेजों ने इस स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस के अगले अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित कर दिया जाएगा। पूर्ण स्वाधीनता के लिए सुभाष का मन इतना अधीर था कि वे किसी भी शिथिल नीति को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए कांग्रेस की रीति नीति से निराश होकर उन्होंने भारत से बाहर सैन्य संगठन किया और शस्त्र बल से भारत को आज़ाद कराने का अभूतपूर्व संघर्ष छोड़ा। इसमें तीसरा पॉइंट है, सामाजिक और आर्थिक संघर्ष के पक्षधर। सुभाष कोरी राजनीतिक स्वतंत्रता के ही समर्थक नहीं थे। इस बात को भली भांति समझते थे कि जमींदारों तथा किसानों, पूंजीपतियों तथा मजदूरों, अमीरों तथा गरीबों के आंतरिक सामाजिक संघर्ष को स्थगित नहीं किया जा सकता। अतः उनका विचार था कि राजनीतिक संघर्ष तथा सामाजिक संघर्ष साथ साथ चलें। जो दल भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। हाँ आराम है। हाँ आया सर। आया हाँ